Hello students, in this particular video we are going to talk about molecular diagnosis. Molecular diagnosis क्या होती है, क्यों की जाती है? एक्चुअली डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी डिजीज को पहचानने के जो तरीके होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा यूरिन का टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम एनालिसिस या स्टूल टेस्ट। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है इनको हम किसी ना किसी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए काम में लाते हैं। तो और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी डिजीज को हम अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करें, किस तरह से कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को हम या इन्फेक्टिव एजेंट का जो डीएनए है उसको हम एम्पलीफाई करके, उसको मल्टीप्लाई करके, बहुत सारी उसकी कॉपीज बना के तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि इस इंडिविजुअल को इस पर्टिकुलर पैथोजन में इन्फेक्ट किया। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिजीज का जब ही पॉसिबल है जब उस पर्टिकुलर डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, मतलब समय रहते अगर ये पता चल जाए कि किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या डिजीज है, तभी उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिजीज के क्योर के लिए उसकी पैथोफिजियोलॉजी को भी समझना जरूरी होता है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब किसी पर्टिकुलर टिश्यू के फंक्शनिंग पे वो क्या इफेक्ट हो रहा है किसी डिजीज में। तो अगर ये चीज अगर समझ आ जाए तभी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है डिजीज का। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर किसी सपोज कोई वायरस है, वायरस यहाँ पे हम एड्स वायरस की अगर हम बात कर ले कि एड्स वायरस तो सपोज किसी ह्यूमन बीइंग को अगर इन्फेक्ट किया है, तो अगर जब तक एड्स वायरस अपना असर दिखाएगा तब तक उस बहुत देर हो चुकी होगी। इस डिजीज को कंट्रोल, HIV डिजीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका होगा या इम्पॉसिबल हो चुका होगा जब तक ये हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इस इंडिविजुअल को एड्स है। तो अगर इस तरह की जो डिजीजेस हैं अगर उनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस मतलब शुरुआत में ही अगर पता चल जाए कि किसी वायरस ने इंडिविजुअल को अफेक्ट किया है, तो शुरू में ही अगर हम ट्रीटमेंट ले तो क्योर इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव हो सकता है, इंडिविजुअल को क्योर किया जा सकता है। तो यूजिंग अब ये किस तरह पॉसिबल है, अर्ली डायग्नोसिस किस तरह पॉसिबल है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की हेल्प से। तो यूजिंग कन्वेंशनल, जो हमारे कन्वेंशनल तरीके जो हम यूज कर रहे हैं जैसे कि सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस है, इससे अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है। अर्ली डिटेक्शन मतलब किसी भी डिजीज का अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है प्लस पीसीआर जो है और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एलिजा टेस्ट जो है, ये ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करती है, मतलब किसी डिजीज को अर्ली स्टेजेस में पहचानने में हेल्प करती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट। अब प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, किसी कोई भी अगर इंडिविजुअल के अंदर किसी भी पैथोजन ने अगर एंटर किया है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, तो उसका नॉर्मली उसको सस्पेक्ट कब किया जाता है? जब वो पैथोजन डिजीज कॉज कर चुका होता है और बॉडी सिम्टम शो करती है। तो बाय दिस टाइम, इस समय तक जो है पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन या पैथोजन का नंबर बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। However, very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एड्स वायरस, फॉर एग्जांपल एड्स वायरस ने ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर एंटर किया है और उसको अर्ली स्टेजेस पे ही अगर हम ये डिटेक्ट कर ले कि एड्स वायरस बॉडी में के अंदर एंटर हुआ है और उसको हम एम्पलीफाई कर उसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो वायरस है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम एम्पलीफाई कर मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज अगर हम बना ले पीसीआर टेक्निक के द्वारा, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एड्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए? पीसीआर टेक्निक डिटेल में हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तो पीसीआर टेक्निक में बेसिकली क्या किया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को लिया जाता है, दोनों स्ट्रैंड्स के अलग अलग किए जाते हैं और उसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम डाल के उसकी मल्टीपल बहुत सारी बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं उस पर्टिकुलर डीएनए की। अब
पीसीआर को रूटीनली यूज किया जा रहा है किसमें, स्पेशली एचआईवी के सस्पेक्टेड केसेस में, सस्पेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके चांसेस होते हैं कि इसको एड्स हो सकता है, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर को रूटीनली यूज किया जा रहा है. So it is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patients also. अब कैंसर पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि अगर कोई जीन है जो डिफेक्टिव है, उस डिफेक्टिव जीन को पहचानने के लिए भी, कैंसर पेशेंट्स के अंदर इस पर्टिकुलर जो पीसीआर टेक्निक है इसको यूज किया जा रहा है. So it is a powerful technique to identify many other genetic disorders. यही वही कैंसर और एड्स की बात नहीं करें, बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है. A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography. अब क्या किया जाता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लेता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लेता है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं ताकि वो पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी आ जाए. अब सपोज ये नॉर्मल सेल के क्या जो है डीएनए है, नॉर्मल सेल के डीएनए, ये वाला जो डीएनए जिसको हमने रेडियो एक्टिव बनाया है, अगर ये नॉर्मल सेल्स के अंदर जो उनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वहां जाके अगर ये अटैच हो जाते हैं, वहां जाके अगर ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी अगर हम करते हैं तो हम ये आसानी से पहचान जाएंगे कि ये इससे जाके, ये प्रोब जो है ये इससे जाके जुड़ गया, इसका मतलब वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा. रेडियो एक्टिविटी शो करेगा इसका मतलब ये है कि ये जो जीन है वो डिफेक्टिव नहीं है. लेकिन अगर ये जो जीन है जिसको हमने ऑटो रेडियो लेबल किया है, वो एक इंडिविजुअल के अंदर डालें जिसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है, तो डिफेक्टिव जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि डिफेक्टिव जीन का जो है वो तो डीएनए का सीक्वेंस ही चेंज हो गया. अब ये वाला जो सीक्वेंस है जिसको हमने रेडियो लेबल किया है, ये इसके साथ बेस पेयरिंग ही नहीं करेगा. तो अगर हम ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से हम पता लगाएंगे तो हमें ये रेडियो लेबल्ड ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसने तो बेस पेयरिंग ही नहीं की. और बेस पेयरिंग उसने इसलिए नहीं की क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था इसके, और कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए नहीं था जो जीन डिफेक्टिव था क्योंकि उसके अंदर जीन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो चुका था. तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जिसको हम टैग करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, इसको हम प्रोब कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज प्रोब. सो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से जब हम उसको टैग करते हैं फिर उसको हाइब्रिडाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से. ठीक है, सेल्स इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग, और फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से. तो जो क्लोन है जिसके अंदर म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, म्यूटेटेड मतलब जो जीन के जो डिफेक्टिव जीन है जिसके अंदर म्यूटेशन हुई है, इट विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म. वो फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि उसकी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही नहीं हुई प्रोब के साथ, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन. तो वो हमें नजर ही नहीं आएगा. ठीक है, ये हमने रेडियो लेबल किया है. इस डीएनए, एक डीएनए सेगमेंट है उसको हमने रेडियो लेबल किया है, और रेडियो लेबल करके हमने उसको ह्यूमन की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हमने अगर किया है, सपोज इसके अंदर ये सारे डिफरेंट जीन्स अगर प्रेजेंट है, तो इसमें अगर फंक्शनल जीन प्रेजेंट होगा तो ये जो प्रोब है, जो ये डीएनए का सेगमेंट जिसको हमने रेडियो लेबल किया इसको हम प्रोब कहते हैं. तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये डिफेक्टिव जीन नहीं है तो वो रेडियो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा. और ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो हम उसे आसानी से पहचान पाएंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा. लेकिन अगर एक जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाती है, लेट्स से इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, ये म्यूटेटेड जीन है, अब ये तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर ये रेडियो एक्टिविटी शो भी नहीं करेगा क्योंकि ये तो इसके साथ अटैच ही नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही नहीं हुई. अच्छा, अब दूसरी टेक्निक है एलिजा. एलिजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट. इसमें क्या करता है,
एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन की हेल्प से। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरैक्शन होता है उसके, सपोज ये एंटीजन है, ये किसी सेल के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है और इसका और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है उसके वो बेसिकली प्रिंसिपल होता है एलाइजा का। सो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड। अगर किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है तो उस पैथोजन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय डिटेक्टिंग द एंटीजन, कि उस पैथोजन का कोई पर्टिकुलर प्रोटीन या कोई ग्लाइकोप्रोटीन या और कोई बॉडी पार्ट उस पर्टिकुलर पैथोजन का अगर नॉर्मल सेल के अंदर अगर एंटर हुआ है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंटीबॉडीज के बेसिस पे भी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब सपोज ये एक वायरस है, इस वायरस ने इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल्स को, तो नॉर्मल सेल्स में इस वायरस को जो एंटीजन है ये वायरस या इसका कोई पार्ट जैसे कि कोई प्रोटीन, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी। अब एंटीबॉडीज का अगर पता चल रहा है कि ओके वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, इसका मतलब वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो इस तरह से हम डिजीज को पहचान सकते हैं। इस तरह से हम ये अर्ली स्टेज पे पहचान सकते हैं कि किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनके जीन्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, जिनके जीन्स को हम चेंज करते हैं ताकि हम उन एनिमल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सके। उन एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो एनिमल्स वो एनिमल जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट मतलब चेंज किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई या तो कोई जीन प्रोड्यूस हो या वो कोई कैरेक्टर शो करने लगे। उस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक कौन से एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाया गया है? रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउज, फिश, ये सब ट्रांसजेनिक बनाई गई है। ये सब चीजों पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इनके अंदर जीन्स का मैनिपुलेशन करके इनको ट्रांसजेनिक बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई है, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म जिसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है वो है माइस। Why are these animals being produced? इन एनिमल्स को क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, क्यों ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं? इसके लिए 4 रीजंस है। बेसिकली 4 रीजंस है। सबसे पहला रीजन है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस है किस तरह से हो रहा है, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उनके डेवलपमेंट को जानने के लिए, उनके प्रोसेसेस को जानने के लिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है टू अलाउ स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड द डेवलपमेंट। कि नॉर्मली बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से जीन्स रेगुलेट हो रहे हैं, किस तरह से जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये पता लगाना है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका पता लगाने के लिए, उनकी फंक्शनिंग का पता लगाने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज, अब दूसरे स्पीशीज से अगर हम इंट्रोड्यूस करें जीन्स, ठीक है, that alter formation of this factor and studying the biological effects that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body। मतलब किसी दूसरे स्पीशीज का अगर हम जीन इंट्रोड्यूस करें और हम ये देखें कि उसका क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है और उसका बॉडी के अंदर क्या बायोलॉजिकल रोल होगा, तो इस चीज का पता लगाने के लिए भी जो रिसर्च है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पे की जाती है।
दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज, किसी डिजीज की पे अगर स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उसको स्टडी किया जाता है। तो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि हम ये अच्छे से समझ पाए कि बॉडी के अंदर जो जीन्स है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, मतलब बॉडी के अंदर जो डिफरेंट जीन्स है वो किस तरह से डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, so many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease। तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि जीन्स किस तरह से डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी डिजीज के। So these are specially made to serve as models for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। तो इस तरह से ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक मॉडल की तरह काम करते हैं। ठीक है, मॉडल की तरह ये काम करते हैं, ह्यूमन डिजीज के मॉडल की तरह, जिससे कि हम नया ट्रीटमेंट, डिजीज के नए नए ट्रीटमेंट को हम ट्रीटमेंट का हम पता लगा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया, उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, देखो इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल्स। आज की डेट में ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं कौन कौन सी डिजीज के लिए, कैंसर के लिए, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स के लिए। तो ट्रांसजेनिक एक एनिमल है, लेट्स से उस एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाया गया, उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ये वाली डिजीज को कॉज किया गया और फिर देखा गया कि इसका ट्रीटमेंट, इस ड्रग से इसका ट्रीटमेंट किया तो क्या असर होगा, दूसरी वाली ड्रग से इसका ट्रीटमेंट किया तो क्या असर होगा, तीसरी ड्रग को अगर हमने यूज किया तो क्या उस पर असर होगा। तो डिजीज की स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक और एनिमल्स बनाए जाते हैं, डिजीज की स्टडी प्लस डिजीज का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कोई ना कोई हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर मिल रहा है और एनिमल्स से अपने चॉइस का जो हम बनाना चाहते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोजी काउ का आपने एग्जाम्पल आपने को अच्छे से याद होगा कि रोजी काउ जो है वो एक ऐसी काउ है जिसके अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया था। वो जीन्स क्या करता था, वो प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करता था। उस जीन्स की वजह से क्या जो मिल्क होता था रोजी काउ का, उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी। कितनी होती थी, 2.4 ग्राम पर लीटर। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया गया वो बनाया गया 1997 में। ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई जिसका नाम रोजी था, जो कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाती थी, जिसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती थी, कितनी 2.4 ग्राम पर लीटर। मतलब उसकी बॉडी के अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया गया जो प्रोटीन बनाए और वो प्रोटीन उसकी मिल्क के साथ सिक्रीट होता था। सो उस मिल्क के अंदर ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ये आपको याद रखना है, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता था, जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है और ये ह्यूमन बेबीज को दिया जाता है। ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इट इज मोर न्यूट्रिशियस देन नेचुरल काउ मिल्क। अब देखते हैं, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। अब देखिए कुछ ह्यूमन डिजीजेस के क्योर करने के जो कुछ तरीके हैं, कुछ मेडिसिन हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन अगर ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से अगर उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाए तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ट्रांसजेनिक, इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं मेडिसिन या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड। तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल जिससे कि हमारे यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उनको ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। और किस तरह से बनाते हैं, उसके अंदर डीएनए डाला जाता है, डीएनए इंसर्ट किया जाता है जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोड करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है वो एम्फाइसीमा नाम की जो डिजीज है, जो कि एक डिसऑर्डर होता है, लंग डिसऑर्डर होता है। तो एम्फाइसीमा नाम की जो डिसऑर्डर है, लंग डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है वो उससे प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब इस बात से समझो, ह्यूमन बीइंग के अंदर इस ह्यूमन बीइंग को
एम्फाइसीमा डिसऑर्डर है, लंग डिसऑर्डर, तो क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एक एनिमल बनाया, उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ऐसा प्रोटीन बनाया जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाए, ऐसा डीएनए इंसर्ट किया जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन बनाए, और ये प्रोटीन ऐसे इंडिविजुअल को दिया जाए जिसको एम्फाइसीमा है तो वो क्योर हो जाए। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट, और इसी तरह के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं फिनाइल कीटोनुरिया को क्योर करने के लिए और सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज को क्योर करने के लिए ऐसे ही तरीके ढूंढे जा रहे हैं। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए को चेक करने के लिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाया जाता है। सपोज एक नई वैक्सीन बनी, तो नई वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने से पहले मार्केट में उसको टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पे। सो ट्रांसजेनिक माइस जो होते हैं वो डेवलप किए गए हैं जिससे कि टेस्टिंग हो सके सेफ्टी ऑफ वैक्सीन की, कि क्या वो ह्यूमन बींग्स के लिए कारगर है या नहीं, क्या वो ह्यूमन बींग्स उसको यूज कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो टेस्ट होते हैं वो ट्रांसजेनिक माइस पर होते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। याद रखना, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया जाता है। इफ सक्सेसफुल and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine. अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ये वाला तरीका जिसमें हम ट्रांसजेनिक माइस को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये तो मंकीज जो यूज किए जाते थे टेस्टिंग के लिए उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब मंकीज की जगह हम माइस को यूज कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक माइस को रादर यूज कर सकते हैं हम वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। पांचवा पॉइंट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब किसी केमिकल की सेफ्टी को अगर हमें चेक करना है, किसी केमिकल को कि वो टॉक्सिक तो नहीं है वो केमिकल, तो उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। तो जैसे कि हम किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं, उसी तरह से केमिकल्स की टॉक्सिसिटी को अगर चेक करना हो तो हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जीन्स होते हैं जो कि टॉक्सिक सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए। देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, सपोज ये ये तो एक नॉर्मल एनिमल है, ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, ठीक है। नॉर्मल एनिमल को अगर हम टॉक्सिक सब्सटेंस दें तो उसकी बॉडी पे लेट्स से वो टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे असर करेगा, और धीरे धीरे असर करके लेट्स से एक साल के बाद उस इंडिविजुअल को पता लगेगा कि उस टॉक्सिक सब्सटेंस ने उसकी लिवर को या किडनी को खराब कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अगर हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो है ये इस तरह से हमने बनाया कि उसका जो जीन है, ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया हमने उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बहुत सेंसिटिव है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए सेंसिटिव है। तो हम क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस उसकी बॉडी को दिया जाएगा, उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा वो टॉक्सिक सब्सटेंस, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर क्योंकि ये सेंसिटिव है तो ये जल्दी असर करेगा इस पे, और जल्दी इसका पता लगाया जा सकता है कि हाँ टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। सो क्या एक्चुअली में किया जाता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनके अंदर ऐसे जीन्स डाले जाते हैं जो कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स के लिए देन नॉन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ये ज्यादा टॉक्सिक जीन्स कैरी करते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ताकि हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस की टॉक्सिसिटी का जल्दी पता लगा सकें। They are then exposed to toxic substances and the effect studied toxicity testing in such animals will allow us to obtain result in less time. तो इस तरह से हमें कम समय में टॉक्सिसिटी का पता लग सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में कौन सा सब्सटेंस कितना ज्यादा टॉक्सिक है। अब बात करते हैं एथिकल इश्यूज की। एथिकल इश्यूज क्या होता है, देखो जो हम बायो टेक्नोलॉजी का जो हमारी टेक्निक है इसमें हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को जब हम यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इस पे एक चेक भी होना चाहिए। इस पे एक चेक या कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा रहा है रिसर्च में और कितना सही है उस ऑर्गेनिज्म को रिसर्च में यूज करना,
क्या उस ऑर्गेनिज्म को जब जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया उसके बाद जब हमने उसको एनवायरमेंट में वापस रिलीज किया तो क्या वो कोई नुकसान तो नहीं कॉज कर रहा? तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ ऐसे चेक्स होने चाहिए, कुछ ऐसी रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि कोई भी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल इस तरह से मतलब एनिमल्स को मिसयूज ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके बेसिकली. So the manipulation of living organism by human race cannot go on further without regulation. अगर इसी तरह से human race अलग अलग organisms को अगर यूज करती रहे, मैनिपुलेट करती रहे, उसके जीन्स को मॉडिफाई करती रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है बिना रेगुलेशन के. उसको रेगुलेट करना जरूरी है. तो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट है, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड, कुछ रूल्स ऐसे रिक्वायर्ड है जिससे कि हम ये इवेलुएट कर सके कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसकी क्या मोरालिटी है, क्या वो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करेगी या उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी. तो इस पे भी एक चेक लगना चाहिए, इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए. So going beyond the morality of such issues, biological significance of such things is also important. बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है सारे ऑर्गेनिज्म को. मोरालिटी को अगर हम बात ना करें, मोरालिटी के अलावा अगर हम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखें, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से माइस है, माइस पे हम रिसर्च करते चले जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. और उसका इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है, उसको भी हम एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो इस चीज पे भी के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए. सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट. किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करें तो उसके रिजल्ट कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं. When such organisms are introduced into ecosystem, suppose एक genetically modify करके एक एनिमल बना लिया. अब इस एनिमल पे हमने रिसर्च करके काम खत्म हो गया. अब इसको हमने अगर इकोसिस्टम में अगर हमने इसको रिलीज किया तो ये इकोसिस्टम में किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा. तो ये सारी चीजें भी रेगुलेट होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके जो रिजल्ट है अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं. तो इस चीज पे भी एक चेक लगना चाहिए. तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम GEAC कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई, जो ये डिसीजन लेती है कि कोई भी रिसर्च जो है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली जो रिसर्च है वो वैलिड है या नहीं, क्या वो ऑर्गेनिजम्स, क्या वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, उसकी ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी को वो चेक करता है, और किस तरह से वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विसेज के लिए किस तरह से यूज होगा, क्या उसकी सेफ्टी है, उस सब चीजों पे ये चेक रखता है. ये कमेटी चेक रखती है GEAC. The modification or usage of living organism for public services has also created problems with patents granted for the same. अब अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको किसी फायदे के लिए, किसी पब्लिक सर्विस के लिए, तो उससे फिर पेटेंट्स की प्रॉब्लम अराइज होती है. ठीक है. तो देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर. अब पेटेंट्स की प्रॉब्लम किस तरह से, जैसे सपोज कोई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, कोई प्लांट से अगर हम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो पीपल माइट से कि इसको अलग कंट्रीज कह सकते हैं कि इसका हम पेटेंट कराएंगे, दूसरी कंट्रीज कहेंगे नहीं ये हमारी कंट्री का है, हम पेटेंट कराएंगे इसका. So there is a growing public anger. Public anger है कुछ कंपनियों में, कुछ कंपनियां क्योंकि पेटेंट ले रही हैं टेक्नोलॉजीज का, उन टेक्नोलॉजीज का that make the use of genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or a country. तो एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर रीजन के जो इंडिजिनस लोग हैं, वहीं के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो जो मतलब अगर वो कोई फसल अगर उगा रहे हैं या उन्होंने अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मटेरियल अगर उन्होंने बनाया है, तो उस पर दूसरे लोग, दूसरी कंपनीज अगर उसका पेटेंट करा ले, तो इसलिए लोगों में एक पब्लिक एंगर प्रेजेंट है. इसका एग्जांपल आप बासमती राइस का भी आप एग्जांपल देखेंगे. राइस जो है एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है,
ठीक है, जो कि एशियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, जिसके बारे में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रेजेंट है। ठीक है, 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इंडिया में प्रेजेंट है, जिसमें कि 27 वेराइटीज जो है वो सिर्फ बासमती की ही इंडिया में ग्रो होती है। तो राइस की जो डाइवर्सिटी है इंडिया में वो सबसे ज्यादा रिच है। और बासमती राइस का एक अलग ही यूनिक अरोमा होता है, यूनिक स्मेल होती है, यूनिक फ्लेवर होता है। और 27 वेराइटीज बासमती राइस की इंडिया, सिर्फ अकेले इंडिया में ही ग्रो होती है। लेकिन दिस इज रेफरेंस टू बासमती राइस। अब बासमती राइस का जो वर्णन है, बासमती राइस का जो रेफरेंस है वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलता है, फोकलॉर में, पोइट्री में भी मिलता है हमें बासमती राइस का डिस्क्रिप्शन। और इंडिया में ये सेंचुरीज से ग्रो किया जा रहा है। लेकिन 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस का पेटेंट करा लिया। उन्होंने पेटेंट राइट्स ले लिए बासमती राइस के थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू। अब इससे क्या हुआ कि जो कंपनी है वो, उन्होंने नई वेराइटी, बासमती राइस की नई वेराइटी बनाई और नई वेराइटी को सेल करना शुरू कर दिया अपने पेटेंट के अंदर। तो नई वैरायटी उन्होंने किस तरह से यूएस में सेल करना शुरू किया और अब्रॉड, यूएस के बाहर भी सेल करना शुरू किया। और ये जो नई वैरायटी उन्होंने बासमती राइस की बनाई थी, उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था कि इंडियन फार्मर्स की ही वो वैरायटी थी, उसी से डेवलप की गई थी। इंडियन जो बासमती थी उसको क्रॉस किया गया सेमी ड्रॉप वैरायटी के साथ, और सेमी ड्रॉप वैरायटी के साथ क्रॉस करके जो नया बासमती राइस बना, उन्होंने उसको कहा कि हमने बहुत नई चीज बना ली, नया इन्वेंशन कर दिया, नई नॉवल्टी बनाई, नई चीज बना दी हमने कुछ। ठीक है, तो इसके लिए जो बासमती, इंडियन बासमती, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडियन बासमती राइस को क्रॉस किया गया सेमी ड्रॉप वेराइटीज के साथ। और जो नया राइस बन के आया उस पे यूएस कंपनी ने अपना पेटेंट कराया। So patent extends to functional equivalence, implying that other people selling basmati would be restricted by the patent. अब पेटेंट जो है वो, उससे क्या होता है कि जो बाकी लोग जो बासमती राइस को सेल करते हैं वो सेल नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो यूएस कंपनी है उसी के पास पेटेंट है इस चीज का। Several attempts have also been made to use patents प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। अब इसके अलावा, ये तो राइस का एक एग्जांपल था, इसके अलावा और भी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें देखा गया है कि पेटेंट्स, जो कंपनीज है वो पेटेंट करा लेती हैं उन चीजों का, जो उन प्रोडक्ट्स का या उन प्रोसेसेस का जो कि इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक है, नीम है, तो इनका पेटेंट जो है वो बाहर की कंपनीज करा लेती हैं अपने नाम पे कि हमारी कंट्री का है, हमने इसको इन्वेंट किया है, हमने कुछ नॉवल चीज बना दी है। सो अगर हम सतर्क नहीं रहे, अगर हम विजिलेंट नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशंस, और इमीडिएटली हम इस चीज को नहीं देखेंगे कि किस किस चीज का पेटेंट हो रहा है, तो दूसरी जो कंट्रीज है या दूसरे इंडिविजुअल्स है वो हमारी जो रिच लेगेसी है, जो हमारा रिच ये जो हेरिटेज है, उसको ये एक्सप्लॉइट करेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके लिए। दिस इज कॉल्ड एज बायोपेटेंट, प्रॉब्लम ऑफ बायोपेटेंट। कि अलग कंट्री, सिंपल शब्दों में ये है कि जो एक कंट्री के जो रिसोर्सेज है उसको दूसरी कंट्री उस पर अपने नाम से पेटेंट अगर करा ले, दैट इज कॉल्ड बायोपेटेंट। अब देखते हैं बायोपायरेसी क्या होती है। बायोपायरेसी मतलब एक कंट्री के जो रिसोर्सेज है, एक कंट्री के या एक जगह के जो रिसोर्सेज है, उसको दूसरी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज उसको यूज करें, और जहां से उन्होंने वो रिसोर्स लिया है उस जगह को वो कॉम्पनसेटरी पेमेंट भी ना दे। ठीक है, कॉम्पनसेटरी पेमेंट ना दे, दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। तो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज मतलब जैसे कि प्लांट्स है, तो बायो रिसोर्सेज अगर यूज करें मल्टीनेशनल कंपनीज, लेकिन प्रॉपर ऑथराइजेशन ना हो उनके पास, और जो लोग हैं उनको वो कोई कॉम्पनसेटरी पेमेंट भी नहीं दे रही है, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये बायोपायरेसी है। सपोज एक प्लांट है, वो प्लांट एक लेट्स से इंडिया के किसी विलेज के अंदर मिलने वाला वो प्लांट है। अब इस प्लांट को अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने पता लगाया, ओके इस प्लांट से तो ये वाली डिजीज कोई और हो सकती है, उस प्लांट ने
सॉरी मल्टीनेशनल कंपनी ने उस प्लांट की हेल्प से बहुत सारी मेडिसिन बनाई, मेडिसिन को उसको बेचना शुरू किया, लेकिन वो जहां से उसको मेडिसिन के लिए जो प्लांट मिला है वहां के लोगों को अगर वो कोई कॉम्पनसेटरी पेमेंट अगर नहीं दे रही है तो दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। जबकि पता लगाया था, जबकि वो एक्चुअल में प्रेजेंट था उस विलेज में और विलेज के लोगों को से उसके यूज का, उसके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का पता था कि ये उस डिजीज में काम आ सकता है। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं जो फाइनेंशियली रिच होते हैं लेकिन डाइवर्सिटी उनके यहाँ कम होती है और ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं होती है, तो वो वाली जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि जो दूसरे नेशंस होते हैं उनके रिसोर्सेज को वो यूज करते हैं विदाउट उन्हें कुछ भी कॉम्पनसेटरी पेमेंट दिए बगैर। सो इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी रिच है, ट्रेडिशनल नॉलेज ज्यादा है कि उन बायो रिसोर्सेज को किस तरह से यूज किया जाए, लेकिन वहां पे पैसे की कमी है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस है, वो फाइनेंशियली तो रिच है लेकिन उनके पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है और ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड, जैसे कि प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कि उस प्लांट का क्या फायदा है, किस डिजीज के ट्रीटमेंट में उसको यूज किया जा सकता है, इसको मॉडर्न एप्लीकेशन से इस नॉलेज को, उन बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ताकि टाइम बच सके, एफर्ट बच सके, खर्च बच सके और उनका कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन बिना उन कंट्रीज को compensatory पेमेंट दिए बगैर। So there has been growing realization of the injustice। अब ये जो injustice हो रहा है, inadequate compensation दिया जा रहा है, inadequate मतलब बहुत कम compensation दिया जा रहा है, and benefit sharing between developed and developing countries। तो इस वजह से जो injustice है, इसकी वजह से जो है इस चीज को पहचाना गया, इस चीज को देखा गया कि ऐसा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इस तरह से कर रही हैं। तो देयरफॉर अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ नेशंस ने ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे कि अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके। बायो रिसोर्सेज का, जो बायो रिसोर्सेज है जैसे कि प्लांट्स वगैरह है और उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका अनऑथराइज्ड अगर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई अगर उसका शोषण कर रहा है तो उसको उससे बचने के लिए लॉज बनाए गए हैं। अब इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया है, सेकेंड अमेंडमेंट उन्होंने क्लियर किया है इंडियन पेटेंट्स बिल का, जो कि इन सब इश्यूज को ध्यान में रखता है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। जिससे कि पेटेंट के क्या क्या टर्म्स होने चाहिए, क्या क्या इमरजेंसी प्रोविजंस है, क्या रिसर्च हो सकती है उन प्लान्स पे, क्या क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने क्लियर किया है सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।